नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 3rd चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था। आज इस चैप्टर का ये तीसरा और अंतिम पार्ट है। अगर आपने पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और उसके आगे आप जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, तो आपको इसका पहला और दूसरा पार्ट मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर आपको डिज़ायर पॉइंट चैनल से पढ़ना है तो बस उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके आगे डिज़ायर पॉइंट जोड़ दीजिए, तो आपको हमारे चैनल का लेक्चर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ऑन आइस। आइस मतलब होता है बर्फ़, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, ऑन मतलब पर, तो बर्फ़ पर विद्यार्थी। द प्रोग्राम, नामक प्रोग्राम या फिर नामक कार्यक्रम में। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। विथ ऑन सोकाल्स्की, सोकाल्स्की के साथ। तो बर्फ़ पर विद्यार्थी नामक प्रोग्राम में या फिर बर्फ़ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम में मैं सोकाल्स्की के साथ काम कर रहा था। एम मतलब होता है उद्देश्य, और हमारा उद्देश्य टू डू मतलब करना, एग्जैक्टली ठीक यही, और हमारा उद्देश्य ठीक यही काम करना था। एग्जैक्टली दिस मतलब यही, तो और हमारा उद्देश्य एग्जैक्टली दिस डू, ठीक यही काम करना था। यानी कार्यक्रम का नाम क्या था? बर्फ़ पर विद्यार्थी, और हमारा उद्देश्य भी ठीक यही काम करना था। यानी हम लोग विद्यार्थियों को बर्फ़ पर ले जाते थे या फिर विद्यार्थियों को अंटार्कटिका पर ले जाते थे। तो एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस, और हमारा उद्देश्य भी बिल्कुल यही काम करना था। बाई टेकिंग, हम ले जाते थे। हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को, हाई स्कूल यानी 9 और 10, तो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को या फिर हाई स्कूल के विद्यार्थियों को टू द एंड, अंत तक, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। एंड ऑफ द वर्ल्ड की 3 हिंदी हो सकती है। वर्ल्ड मतलब संसार, एंड मतलब होता है अंत, तो संसार के अंत तक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि संसार के अंतिम छोर तक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि संसार के दूसरे किनारे तक। क्लियर है? जो बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई गलती नहीं है। चलो, तो हमारा काम भी ठीक यही काम करना था, या फिर हमारा उद्देश्य भी ठीक यही कार्य करना था। हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के दूसरे किनारों तक ले जाते थे, एंड प्रोवाइड, और उपलब्ध कराते थे, देम, उनके लिए, और उनके लिए उपलब्ध कराते थे या फिर उनको उपलब्ध कराते थे विथ इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक, एजुकेशनल, शिक्षा, प्रेरणादायक शिक्षा, अपॉर्चुनिटी, और प्रेरणादायक शिक्षा और अवसर प्रदान करते थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रेरणादायक शिक्षा के अपॉर्चुनिटी, अवसर, प्रोवाइडिंग, हम उन्हें उपलब्ध कराते थे। यानी ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते थे जिनसे उनको प्रेरणा मिलती थी कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कितने सारे लोग इस पर्वत पर चढ़ते हैं, यहाँ पर जीवन इतना मुश्किल है, फिर भी यहाँ पे जीव जंतु कितनी मुश्किल से रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। यानी कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहो। या फिर ऐसी ही और भी अन्य कहानियाँ। मैं सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो संसार के दूसरे किनारों तक हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाते थे और उन्हें प्रेरणादायक शिक्षा के अवसर प्रदान करते थे, जिससे विल हेल्प देम, उन्हें मदद मिलती थी या फिर जिससे उन्हें सहायता मिलती थी। फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ, लेकिन यहाँ पे आप चेतना भी बोल सकते हो। तो एक नई चेतना को फोस्टर करने में, विकसित करने में उनको मदद मिलती थी। एंड रिस्पेक्ट, और उनमें रिस्पेक्ट उत्पन्न होती थी और उनमें आदर उत्पन्न होता था। फॉर आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह के प्रति, और उनमें हमारे ग्रह के प्रति आदर उत्पन्न होता था। एक बार यहाँ से यहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो बर्फ़ पर विद्यार्थी नामक प्रोग्राम में मैं सोकाल्स्की के साथ काम कर रहा था
और हमारा उद्देश्य भी बिल्कुल यही काम करना था। हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के दूसरे छोर तक या फिर संसार के दूसरे किनारे तक ले जाते थे और उन्हें प्रेरणादायक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराते थे, प्रोवाइड करते थे। एक एक पेन को पकड़ कर चलो, पेन मत छोड़ना, एक एक वर्ड पे पेन रख रहा हूँ। विच हेल्प देम, जिससे उनको मदद मिलती थी एक नई चेतना को विकसित करने में, और इससे उनमें हमारे ग्रह के प्रति आदर उत्पन्न होता था। अब आगे चलेंगे। अब आदर इसलिए उत्पन्न होता था क्योंकि पृथ्वी वास्तव में एक महान ग्रह है। पूरे सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। तो केवल जीने के लिए जो वायुमंडल है, जो पर्यावरण है, वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो पृथ्वी अपने आप में अनोखी है, ठीक है। तो इसका सम्मान तो हम सभी करते हैं, अपनी मातृभूमि का सम्मान भी हम सभी करते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो 3 लेक्चर हो गए हैं, तीसरा चल रहा है अभी। अब इससे ज़्यादा 4th लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरा केवल यही उद्देश्य है। तो इट्स बीन इन ऑपरेशन, और इस कार्य को, इस ऑपरेशन को फॉर 6 ईयर्स नाउ, अब तक 6 वर्ष बीत चुके हैं। यानी ऐसा करते हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं। यानी 6 साल से लगातार ये हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अंटार्कटिका घुमाने ले जाते हैं। हेड मतलब होता है मुख्य, प्रमुख भी बोल सकते हैं या फिर मुखिया भी बोल सकते हैं। तो इसका प्रमुख कैनेडियंस ऑफ ग्रीन है। इसका प्रमुख कैनेडियंस ऑफ ग्रीन है। मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है, इसलिए मैं इसके ऊपर रिवीजन नहीं करूँगा, ठीक है। इसके आगे देखो कि इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स नाउ, यानी ऐसा करते हुए या फिर इस कार्यक्रम को करते हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा करते हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं। और इसका प्रमुख कैनेडियंस ऑफ ग्रीन है, यानी जो हम लोगों को अंटार्कटिका तक ले जाता है उसका नाम कैनेडियंस ऑफ ग्रीन है। अब ये एक तरह से टूर गाइड, एक तरह से आप कह सकते हैं, एक तरह से इसको सब रास्ता मालूम है और यही लोगों को ले जाता है और सेफली वहाँ से वापस ले आता है। अब इसके बारे में एक कहानी और यहाँ पे जोड़ी गई है, ध्यान से समझना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हु, जो कि, ये बात हु किसके लिए लगा है? हु लगा है कैनेडियंस ऑफ ग्रीन के लिए। हु, जो गॉट टायर्ड मतलब होता है थकना, जो थक गया है, ऑफ कार्टिंग, लोगों को ले जाते जाते जो थक चुका है। अब कैसे लोगों को ले जाते हुए वो थक चुका है? सेलिब्रिटीज़, प्रसिद्ध लोगों को, एंड और रिटायर लोगों को, रिच अमीर लोगों को, क्यूरियोसिटी सीकर्स, क्यूरियोसिटी मतलब होता है विचित्रता की, सीकर्स खोज करने वाला, तो विचित्रता की खोज करने वाले लोगों को। तो जो प्रसिद्ध, रिटायर्ड, अमीर और विचित्रता की खोज करने वाले लोगों को वहाँ ले जाते जाते थक चुका है, यानी अब वो उन लोगों को वहाँ पर नहीं ले जाता, ठीक है। कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये है कि अब वो ऐसे लोगों को वहाँ पर नहीं ले जाता जो अमीर हों, रिटायर हों या धनी हों या फिर क्यूरियोसिटी सीकर हों या फिर विचित्रता की खोज में लगे हों। तो ना आप सेलिब्रिटी के लिए ले जाएगा, न रिटायर लोगों को ले जाएगा, न धनी लोगों को ले जाएगा, न क्यूरियोसिटी सीकर्स, न ही विचित्रता की खोज करने वाले लोगों को ले जाता है, ठीक है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो प्रसिद्ध, रिटायर्ड, धनी और विचित्रता की खोज में लगे हुए लोगों को वहाँ पर ले जाते जाते थक चुका है। हु, क्योंकि ये लोग कुड ओनली गिव, केवल दे सकते हैं या फिर केवल चुका सकते हैं या फिर केवल अदा कर सकते हैं, बैक इन अ लिमिटेड वे, एक सीमित मात्रा में। क्योंकि ये लोग एक सीमित मात्रा में ही इस यात्रा का मूल्य चुका सकते हैं, क्योंकि ये लोग केवल एक सीमित मात्रा में ही इस यात्रा का मूल्य चुका सकते हैं। गिव बैक, वापस देना, अदा करना, इन अ लिमिटेड वे, एक सीमित मात्रा में, कुड ओनली, केवल, सब बता दिया ना, क्योंकि ये लोग केवल एक सीमित मात्रा में ही इस यात्रा का मूल्य चुका सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है
कि अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं, तेलियरगंज से आपको मान लीजिए शांतिपुरम जाना है, तो तेलियरगंज से शांतिपुरम का किराया अगर 10 रुपये है तो रिक्शा वाला आपसे 10 ही लेगा, 20 नहीं ले सकता, क्योंकि 20 ले लिया तो आप रिक्शे वाले का सर फोड़ दोगे, कितना ज़्यादा ले रहा है। और अगर आपसे 5 ले लिया तो बेचारे रिक्शे वाले का नुकसान हो जाएगा। यानी एक सीमित मात्रा है, एक सीमित पैसा है जो आपको देना है, ठीक है। यानी 10 रुपये हो गया तो 10 देना है। तो उसी तरह से अंटार्कटिका तक जाने का कुछ चार्ज होता होगा, मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000। तो बस वो एक सीमित पैसा था, एक सीमित मात्रा थी जो कि कैनेडियंस ऑफ ग्रीन को मिल जाती थी और उससे अतिरिक्त उसको कुछ भी नहीं मिलता था, इसलिए वो थक चुका था। तो अब वो किस चीज़ में अपनी खुशी ढूंढ रहा था। आगे कहते हैं कि विथ स्टूडेंट ऑन आइस, विथ जबकि स्टूडेंट ऑन आइस बर्फ़ पर विद्यार्थी कार्यक्रम के साथ, जबकि बर्फ़ पर विद्यार्थी का कार्यक्रम के साथ ही वह ऑफर्स प्रदान करता है, वह प्रदान करता है द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर मतलब आने वाली, जनरेशन मतलब पीढ़ी, भावी पीढ़ी को, ऑफ पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मतलब नीति, मेकर्स मतलब निर्माता, नीति निर्माताओं की अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक लाइफ जीवन को चेंजिंग परिवर्तित कर देने वाला एक्सपीरियंस, अनुभव। जबकि बर्फ़ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम के द्वारा वहाँ नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को जीवन को परिवर्तित कर देने वाला अनुभव, ऑफर्स प्रदान करता है। अब यहाँ पे बात क्या हुई ये नहीं समझ में आया, सब कुछ ख़त्म हो गया, इतना पढ़ लिया, लेकिन समझ में नहीं आया कि पैसे तो ये बच्चों से भी लेता होगा जिनको ये ले जाता है टूर पर, यानी जिनको ये अंटार्कटिका पर ले जाता है उनसे भी पैसे लेता होगा, और ये पैसे उन लोगों से भी लेता होगा जो धनी हैं, जो रिटायर हैं, जो प्रसिद्ध हैं। तो सब लोग दे तो पैसा ही रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि ये धनी लोगों को नहीं ले जाता जबकि बल्कि यहाँ पर बच्चों को ले जा रहा है। ये प्रश्न है बड़ा भयंकर, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हर बार मैं पूछता हूँ, तब तक सोचो मैं आगे पढ़ा के बताता हूँ। पॉलिसी मेकर एट एन एज, क्योंकि ये बच्चे उस आयु में हैं व्हेन, जब दे आर रेडी, वो तैयार हैं, टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण करने के लिए, लर्न सीखने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्ट, वो कुछ कार्य करने के योग्य हैं। एक्ट मतलब कार्य करना, काम करना, वो कुछ काम करने के योग्य हैं। कक्षा 10 का बच्चा आप देखिए, वो एकदम खिला खिला सा रहता है, बहुत सारी ऊर्जा भरी होती है उसमें, कोई भी काम कर सकता है, अपनी एक नई धारा चुन सकता है, अपने जीवन का एक नया उद्देश्य चुन सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। अब यहाँ पे ये जो कैनेडियंस ऑफ ग्रीन हैं, ये धनी लोगों को, रिटायर लोगों को और उत्सुकता की विचित्रता की खोज में लगे लोगों को अंटार्कटिका नहीं ले जाते। क्यों? क्योंकि ये लोग केवल एक सीमित मात्रा में ही इस यात्रा का मूल्य चुका सकते हैं, अर्थात ये लोग सिर्फ पैसे दे देंगे और बगल हो जाएंगे। पैसे लो, जाओ, अब हम दूसरी जगह घूमने जाएंगे, दूसरी जगह यात्रा करने जाएंगे। तो पैसे के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, ना इनके पास ऊर्जा है। रिटायर आदमी कौन सा होगा? सोचो, सेना में जो रिटायर होते हैं या फिर अपने काम से जो रिटायर होते हैं, कंपनी किसी को रिटायर क्यों करती है? क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है, वो इतना बूढ़ा हो गया है कि उससे कुछ हो ही नहीं रहा। तो जो आदमी 50 साल से एक काम कर रहा हो, उस काम को भी करने के योग्य नहीं है, तो दूसरा काम वो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो सीधी सी बात है कि ये लोग केवल पैसा दे सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जो बच्चे थे, जैसे आपका टूर जाए, मान लो आपका टूर अंटार्कटिका जाता है, अंटार्कटिका के लिए आपसे आपके टीचर 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये सबसे कुछ ना कुछ पैसा लेंगे और फिर वो अंटार्कटिका लेकर जाएंगे ना। जैसे टूर जाता है तो आप कुछ ना कुछ पैसे देते हैं और उसके बाद ही तो आपका टूर जाता है। लेकिन जब आप वहाँ पर जाएंगे, मान लीजिए आप अंटार्कटिका गए, तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ तो वहाँ पे इतनी सर्दी है कि उस सर्दी में भी वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो बड़े मौज से रहते हैं, बड़े मज़े से रहते हैं। तो वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो तापमान 0 से भी नीचे हो जाता है, तो आपको बड़ा कष्ट होगा वहाँ पे। लेकिन उन जानवरों को देखकर तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी कि सोचो, जब ये लोग अपना जीवन यहाँ पर जी सकते हैं,
ये लोग संघर्ष कर सकते हैं इतने कष्ट में भी, तो मैं भी संघर्ष कर सकता हूँ। तो आपने वहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे है लर्न, आपने वहाँ पे एक सीख ली कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एब्जॉर्ब। अब ये एब्जॉर्ब का क्या मतलब है कि आप वहाँ पर जाते हैं तो आप एब्जॉर्ब करेंगे कि यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घटित हो रही हैं, आप उन सब चीज़ों को ग्रहण कर लेंगे। यहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, यहाँ पे जो बर्फ़ है उसके टूटने से बर्फ़ का तूफान आता है, यहाँ का तापमान बहुत नीचे होता है कहीं, तो ये चीज़ आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई एक्ट। एक्ट का क्या मतलब है कि आप कुछ कार्य करने के योग्य हैं। ये बात तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने कहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप एक्ट करने के योग्य हैं, कार्य करने के योग्य हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस अवस्था में हैं, आपकी आयु वो है जब आप अपने करियर का चुनाव करते हैं कि बड़ा होकर मुझे क्या बनना है। मान लीजिए हो सकता है आप 200 बच्चे गए हैं, तो 200 में से केवल 2 बच्चे ऐसे हों जो ये ठान लें कि ये क्यों हो रहा है, ये बर्फ़ क्यों पिघल रही है। तो बच्चों को पता चले कि बर्फ़ गर्मी की वजह से ये तापमान बढ़ रहा है धरती का, इसलिए बर्फ़ पिघल रही है। और फिर बच्चे पता करें कि आखिर तापमान बढ़ क्यों रहा है, और उन कारणों को जानकर वो लोग अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़ दें कि हम लोग इसी चीज़ पर काम करेंगे कि लोगों को जागरूक करेंगे कि वो ऐसे काम ना करें जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा हो, क्योंकि इससे बर्फ़ पिघल रही है, इससे बाढ़ आने का खतरा है, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, इससे वो प्रॉब्लम हो सकती है। यानी आप कार्य कर सकते हो। समझो, आप में से 2 बच्चे अगर ये कार्य करते हैं कि लोगों को जागरूक करते हैं, इससे एक नई सोच और एक नई विचारधारा उत्पन्न होगी और एक बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि आप अगर 2 बच्चे मिलकर 200 लोगों को या 2000 लोगों को कन्विंस करते हो, तो 2000 लोग और 2000 लोगों को कन्विंस करेंगे। इस तरह से बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझ में आया कि आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कार्य कर सकते हैं। रिवीजन कर लो जल्दी से कि बर्फ़ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम में मैं सोकाल्स्की के साथ काम करता हूँ। ठीक है, वर्किंग काम कर रहा था, वाज लगा है ना, तो काम कर रहा था, और हमारा उद्देश्य भी बिल्कुल यही काम करना था। हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के दूसरे किनारों तक ले जाते थे और उन्हें प्रेरणादायक शिक्षा के अवसर उत्पन्न कराते थे, उपलब्ध कराते थे, विच विल हेल्प देम, जिससे उनको मदद मिलती थी एक नई चेतना को विकसित करने में, और इससे उनमें हमारे ग्रह के प्रति सम्मान उत्पन्न होता था या फिर आदर उत्पन्न होता था। इट्स बीन ऑपरेशन इन 6 ईयर्स नाउ। इस कार्य को करते हुए 6 वर्ष बीत चुके थे, और इसका प्रमुख कैनेडियन जॉफ ग्रीन था, जो प्रसिद्ध लोगों को, रिटायर लोगों को, अमीर लोगों को और विचित्रता की खोज में लगे हुए लोगों को वहाँ पर ले जाते हुए थक चुका था, क्योंकि ये लोग केवल एक सीमित मात्रा में ही इस यात्रा का मूल्य चुका सकते थे, जबकि बर्फ़ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम के साथ वहाँ नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को जीवन को परिवर्तित कर देने वाले अनुभव ऑफर प्रदान करता था, क्योंकि ये बच्चे उस आयु में हैं जब वो तैयार हैं कि वो कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो कार्य कर सकते हैं। द रीज़न, जिस कारण की वजह से द प्रोग्राम, ये कार्यक्रम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, इतना ज़्यादा सफल रहा, इज़, वो ये है कि बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये असंभव है, टू गो एनीवेयर, कहीं पर भी जाना, नियर, आसपास, द साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव के, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के आसपास कहीं पर भी जाना, एंड नॉट बी अफेक्टेड, और नॉट बी अफेक्टेड, अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित होना, और प्रभावित ना होना, बाइट, इससे इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। तो जिस कारण की वजह से ये कार्यक्रम इतना, देखो यहाँ पे रीज़न मतलब कारण, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, सक्सेसफुल मतलब सफल,
तो जिस कारण की वजह से ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा सफल रहा वो ये है कि दक्षिणी ध्रुव के नियर आसपास कहीं पर भी आप जाएं और आप इससे प्रभावित ना हो, इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। एक एक वर्ड पर समझो, क्योंकि उल्टा पढ़ना पड़ेगा, इसको सीधा नहीं पढ़ सकते। तो ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जिस कारण की वजह से ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा सफल रहा वो ये है कि दक्षिणी ध्रुव के, उल्टा चलो, दक्षिणी ध्रुव के, वापस आ जाओ, नियर, आसपास, गो एनीवेयर, कहीं पर भी आप जाएं, और एंड मतलब और, नॉट बी अफेक्टेड, और आप अफेक्ट ना हो, आप प्रभावित ना हो, बाय इट, इससे, इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास कहीं पर भी जाना और उससे प्रभावित ना होना असंभव है। इट्स ईजी, ये आसान है, टू बी ब्लेज, उदासीन हो जाना। उदासीन हो जाना आसान है। अब ये उदासीन का मतलब मैं आगे समझाऊंगा, पहले इतना समझो। इट इज़ ईजी टू ब्लेज, उदासीन हो जाना आसान है। अबाउट पोलर आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स, बर्फीले पर्वतों के पिघलने के बारे में जानकर, मेल्ट मतलब होता है पिघलना, पोलर आइस कैप्स, बर्फीले पर्वतों के पिघलने के बारे में जानकर उदासीन हो जाना आसान है। वाइल सिटिंग, जबकि आप बैठे होते हैं, इन द कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन यानी कंफर्ट जोन का मतलब है जहाँ पे आप चैन से बैठे होते हैं, ऑफ आवर, अपने अपने रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश, एंड लॉन्गिट्यूड मतलब होता है देशांतर। तो अपने अपने, आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अपने अपने अक्षांश और देशांतर में चैन से बैठकर, वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, इतने की हिंदी होगी चैन से बैठकर, छोटा छोटा कर लेते हैं। देखो, आवर रिस्पेक्टिव से लेकर के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इतने की हिंदी हो जाएगी अपने अपने अक्षांश और देशांतर में। वाइल सिटिंग से लेकर कंफर्ट जोन तक इतने की हिंदी हो जाएगी वाइल सिटिंग, सिट मतलब होता है बैठना, कंफर्ट जोन मतलब होता है चैन से, तो चैन से बैठकर। तो जोड़ लो कि अपने अपने अक्षांश और देशांतर में चैन से बैठकर बर्फ के पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, बर्फ के पर्वतों के पिघलने के बारे में, अबाउट मतलब बारे में, जानकर ब्लेज हो जाना, उदासीन हो जाना, इट्स ईजी, आसान है। अब उदासीन हो जाने से क्या तात्पर्य है? जैसे हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, अक्सर आता रहता है कि ये वाला बर्फ़ यहाँ पे पिघल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, ये वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, सब लोग देखते हैं कि बर्फ़ पिघल रही है, ये हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये प्रॉब्लम है। हम लोग देखते तो हैं लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। देखा और भूल गए, देखा और भूल गए, सीधा सिर्फ यही होता है, देखा और भूल गए, फिर देखा फिर भूल गए, फिर देखा फिर भूल गए। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि देखते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं, यानी ना तो उसको रोकने के लिए हम कुछ कर रहे हैं और ना ही उसके बढ़ने से हमें कोई प्रभाव पड़ रहा है। कहने का मतलब हम उदासीन हैं। उदासीन मतलब कोई भी आए हमको एक चमाट मार के चला जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो भैया उदासीन है। उदासीन का मतलब जिस पर कोई प्रभाव ही ना पड़ता हो। ठीक है, आगे चलें। बट व्हेन, लेकिन जब, यू कैन विजिबली, जब आप विजिबल करेंगे, जब आप सामने से देखेंगे, सी मतलब देखेंगे, तो बट लेकिन जब आप सामने से देखेंगे, ग्लेशियर्स रिट्रेटिंग, रिट्रेटिंग मतलब होता है पीछे हटना, ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर भी बोल सकते हैं, हिमनद भी बोल सकते हैं। तो हिमनद को या हिमनदों को
ग्लेशियर है कि ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स है, तो हिमनदों को रिट्रेटिंग, पीछे हटता हुआ, ठीक है। बट लेकिन व्हेन यू कैन विजिबल सी, लेकिन जब आप सामने से देखते हैं, जब आप अपने सामने से देखते हैं हिमनदों को पीछे हटते हुए, एंड और आइस शेल्फ्स क्लैस्पिंग, आइस बर्फ के शेल्फ्स चट्टानों को क्लैस्पिंग नष्ट होते हुए, और बर्फ की चट्टानों को नष्ट होते हुए अपने सामने से देखते हैं। तो सीधा सीधा पढ़ लो, लेकिन जब आप हिमनदों को पीछे हटते हुए और बर्फ की चट्टानों को नष्ट होते हुए देखते हैं तो यू बिगिन टू रियलाइज, तो आपको ये एहसास होता है दैट द थ्रेट, कि थ्रेट मतलब खतरा, कि खतरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी का बढ़ता तापमान। तो पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान का खतरा इज़ वेरी रियल, बहुत ज़्यादा वास्तविक है। अर्थात अगर पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान को रोका ना गया या फिर उसको रोकने के लिए कोई कदम ना उठाया गया तो बहुत भयंकर विनाश होगा। आप सीधे सीधे पूरा रिवीजन कर सकते हैं कि जिस कारण की वजह से ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, इतना ज़्यादा सफल रहा, वो ये है कि अगर आप दक्षिणी ध्रुव के, आप ऐसे पढ़ो कि जिस कारण की वजह से ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, इतना ज़्यादा सफल रहा, वो ये है कि अगर आप दक्षिणी ध्रुव के आसपास कहीं पर भी जाते हैं तो ये असंभव है कि आप, इट्स इम्पॉसिबल, कि ये असंभव है कि आप इससे प्रभावित ना हो। पहला तरीका। दूसरा तरीका, जिस कारण की वजह से ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा सफल रहा वो ये है कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास कहीं पर भी जाना एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और उससे नॉट बी अफेक्टेड, प्रभावित ना होना, इट्स इम्पॉसिबल, असंभव है। अपने अपने अक्षांश और देशांतर की यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉटिट्यूड है ना, तो अपने अपने, कैमरा में दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, एक यहाँ पे आ जाओ बेटा, ठीक है। आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉटिट्यूड, अपने अपने अक्षांश और देशांतर में चैन से बैठकर पोलर आइस मेल्टिंग, बर्फीले पर्वतों के पिघलने के बारे में जानकर उदासीन हो जाना आसान है, ठीक है। बट लेकिन व्हेन यू कैन विजिबल सी, लेकिन जब आप देखते हैं ग्लेशियर रिटर्निंग, हिमनदों को पीछे हटते हुए या ग्लेशियर्स को पीछे हटते हुए देखते हैं, एंड आइस स्लिप्स क्लैस्पिंग, और बर्फ की चट्टानों को नष्ट होते हुए देखते हैं। लेकिन जब आप हिमनदों को पीछे हटते हुए और बर्फ़ की चट्टानों को नष्ट होते हुए अपनी आँखों से देखते हैं या फिर अपने सामने देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान का खतरा वास्तव में बहुत ज़्यादा वास्तविक है, या फिर पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान का खतरा बहुत ज़्यादा वास्तविक है। आगे कहते हैं कि अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, हर अपने सिंपल सरल इकोसिस्टम पर्यावरण, अंटार्कटिका अपने सरल पर्यावरण एंड और लैक मतलब होता है कमी, ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की हिंदी होती है जीवन प्रणालियों की विविधता में कमी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जीवन प्रणालियों की विविधता में कमी। बिकॉज लगा है यानी के कारण, तो पूरा याद कर लेंगे ऐसे कि अंटार्कटिका अपने सरल पर्यावरण और जीवन प्रणालियों की विविधता में लैक कमी के बिकॉज कारण, ठीक है। तो अंटार्कटिका अपने सरल पर्यावरण और जीवन प्रणालियों की विविधता में कमी के कारण इज़ द परफेक्ट प्लेस, सबसे उपयुक्त स्थान है। परफेक्ट प्लेस, प्लेस मतलब स्थान,
परफेक्ट, परफेक्ट मतलब हो सकता है आदर्श भी बोल सकते हैं आप कि आदर्श स्थान है, बट मैं कहूँगा कि आप बोलें कि ये उपयुक्त स्थान है। इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। पहली लाइन क्लियर हो गई कि अंटार्कटिका अपने सरल पर्यावरण और जीवन प्रणालियों की विविधता में कमी के कारण अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। अब किस चीज़ का अध्ययन करना है वो अगली लाइन में है, पहले इतना क्लियर कर लो ताकि मुझे वापस ना आना पड़े। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कि स्टडी अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है या फिर सबसे आदर्श स्थान है। चलो अब कहते हैं कि किस चीज़ का अध्ययन करना है, वो यहाँ पे है कि हाउ, कि कैसे, लिटिल चेंजेस, छोटे छोटे परिवर्तन, इन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में, कि कैसे पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन कैन हैव बिग रिपरकशन, बिग रिपरकशन एक बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। कि कैसे पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन एक बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं या फिर एक बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। अब आगे चलें तो कहते हैं कि टेक द माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है अति सूक्ष्म, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा। टेक ले लीजिए, अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन ये क्या है, एक प्रकार की घास है जो समुद्र में पाई जाती है और ये समुद्र में तैरती रहती है। मछलियाँ इस घास को खाकर जीवित रहती हैं, मछलियाँ ज़्यादातर इसी घास को खाती हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, तो अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। फाइटोप्लैंक्टन, उस पेड़ का नाम ही फाइटोप्लैंक्टन है। इसकी अगर आप हिंदी बोलना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जल में तैरने वाली घास। ठीक है, लेकिन आप इस फाइटोप्लैंक्टन को फाइटोप्लैंक्टन ही बोलेंगे क्योंकि इसकी हिंदी भी यही होती है। जैसे एक व्यक्ति का नाम है अमित, मेरा नाम है, तो हिंदी में भी अमित, इंग्लिश में भी अमित, उर्दू में भी अमित, हर जगह अमित ही लोगे ना मेरा नाम, कुछ और तो हो नहीं जाएगा। तो वही फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन सीधी सीधी बात, जल में तैरने वाली एक वनस्पति या फिर एक घास जो बहुत छोटी होती है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। अब टेक यहाँ पे मतलब है कि उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन, तो उदाहरण के लिए अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। दोज ग्रासेस, वह घास, ऑफ द सी, समुद्र की वह घास, दैट नॉरिश, जो नॉरिश करती है, पोषण प्रदान करती है, एंड सस्टेन, आधार प्रदान करती है, द एंटायर, संपूर्ण, साउथर्न ओशियन, साउथ मतलब दक्षिण, तो साउथर्न मतलब दक्षिणी, ओशियन मतलब समुद्र, दक्षिणी समुद्र, फूड चेन, फूड मतलब भोजन, चेन मतलब श्रृंखला, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है का की के, तो दक्षिणी समुद्र की भोजन श्रृंखला को जो पोषित, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो पोषण और आधार, दैट नॉरिश सुटेन एंटायर साउथ इंडियन, एक बार स्टार्टिंग से देखो, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, उदाहरण के लिए अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ले लीजिए। वह घास, ऑफ द सी, समुद्र की वो घास, दैट, जो यहाँ पे था दैट, यही दैट ढूंढ रहा था और ये मिला नहीं, चलो दैट, जो दक्षिणी समुद्र की भोजन श्रृंखला को पोषण और आधार प्रदान करती है। क्लियर हो गया? कहने का तात्पर्य ये है कि मछलियाँ और समुद्री जीव जंतु इसी घास को खाते हैं और इसी से वो पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात उनको ऊर्जा मिलती है। तो कहने का मतलब अगर ये घास समाप्त हो जाए समुद्र से तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे, समुद्री जीव जो हैं मछलियाँ वगैरह वो मर जाएंगी क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वो पोषण प्रदान करती है और आधार प्रदान करती है दक्षिणी समुद्र की भोजन श्रृंखला को। एक बार रिवीजन कर लो कि कैसे छोटे छोटे परिवर्तन पर्यावरण में, कि कैसे पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। वह घास, समुद्र की वह घास जो दक्षिणी समुद्र की भोजन श्रृंखला को पोषण और आधार प्रदान करती है। आगे कहते हैं कि दीज, ये,
सिंगल सेल्ड एक कोशिकीय प्लांट्स पौधे यूज प्रयोग करते हैं द सन्स एनर्जी सूर्य की ऊर्जा का। ये एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं टू असिमिलेट कार्बन। असिमिलेट कार्बन, कार्बन ग्रहण करने के लिए, असिमिलेट कार्बन कार्बन ग्रहण करने के लिए एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका मतलब हो जाएगा कार्बन के यौगिक बनाने के लिए, ठीक है, और कार्बन के यौगिक बनाने के लिए। तो ये एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं कार्बन ग्रहण करने के लिए और सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन के यौगिक बनाने के लिए। इन दैट वंडरस, उस विस्मयकारी, वंडरस मतलब वंडरफुल, विस्मित करने वाला, विस्मयकारी, उस विस्मयकारी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रोसेस क्रिया में, उस विस्मयकारी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया में कॉल्ड, जिसे कहते हैं फोटोसाइंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आप सभी प्रकाश संश्लेषण से परिचित हैं, तो जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बन ग्रहण करते हैं और कार्बन के यौगिक बनाते हैं। उस विस्मयकारी और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया का प्रयोग करके जिसे फोटोसाइंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर हो गया? आप दूसरी तरह से भी इसको बोल सकते हैं कि आप नीचे वाला पहले पढ़ लें और बीच वाला बाद में पढ़ें, ऐसे कि ये एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उस विस्मयकारी और सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस, क्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसका प्रयोग करके कार्बन ग्रहण करते हैं और कार्बन के यौगिक बनाते हैं। दोनों तरह से बता दिया, जैसा याद हो जाए पढ़ लो। साइंटिस्ट वार्न, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक वार्न चेतावनी देते हैं दैट की अ फ्यूदर डिप्लेशन, फ्यूदर यानी और ज़्यादा, डिप्लेशन अगर क्षति होती है, तो वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर और अधिक क्षति होती है इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में, विल इफेक्ट, तो इससे प्रभाव पड़ेगा द एक्टिविटीज़, क्रियाकलापों पर ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के, फाइटोप्लैंक्टन मतलब वही जल में तैरने वाली घास। तो वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर ओजोन परत में और अधिक क्षति हुई तो इससे फाइटोप्लैंक्टन के क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ेगा, विच इन टर्न, और जिसके परिणाम स्वरूप विल अफेक्ट, प्रभावित होंगे, और इसके परिणाम स्वरूप प्रभावित होंगे द लाइफ, जीवन, ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स, मरीन एनिमल्स मतलब सभी समुद्री जीवों के, एंड बर्ड्स और पक्षियों के, ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के, और उस क्षेत्र के सभी पक्षियों और सभी समुद्री जीवों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा इंटर्न, परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप कहने का तात्पर्य ये है कि जब जल में फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगी तो मछलियाँ और पक्षी वगैरह जो हैं वो क्या खाएंगे, पक्षी मछलियों को खा लेते हैं, और मछलियाँ क्या खाकर जिंदा रहती हैं, फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन नहीं मिलेगा तो मछलियाँ भूख से मर जाएंगी, और जब मछलियाँ जीवित नहीं रहेंगी तो पक्षी किसको खाएंगे, तो पक्षी भी मर जाएंगे। सीधी सी बात इतनी है। तो वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर ओजोन परत में और अधिक क्षति हुई तो इससे फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों पर या क्रियाकलापों पर असर पड़ेगा, और जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के सभी समुद्री जीवों और पक्षियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, एंड और द ग्लोबल, ग्लोबल मतलब होता है पृथ्वी का, कार्बन मतलब होता है कार्बन, साइकिल मतलब चक्र, और इससे पृथ्वी का कार्बन चक्र भी प्रभावित होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इससे पृथ्वी के कार्बन चक्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की इन द पैराबल, पैराबल मतलब इस कहानी में, फाइटोप्लैंक्टन की इस कहानी में देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफॉर, ग्रेट मतलब महान, मेटाफोर मतलब महान रूप छुपा है, फॉर एक्सिस्टेंस, अस्तित्व का या फिर जीवन का।
तो फाइटोप्लैंक्टन की इस कहानी में अस्तित्व का एक महान रूप छुपा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीवन का एक महान रूप छुपा है। टेक केयर, ध्यान रखिए, ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का। तो सभी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड द बिग थिंग्स, और बड़ी चीज़ें विल फॉल, बनी रहेंगी इनटू प्लेस, अपने स्थान पर, या फिर बड़ी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो सभी स्मॉल थिंग्स, सभी छोटी छोटी चीज़ों पर या फिर सभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और सभी बड़ी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगला है वॉक ऑन द ओशियन। वॉक ऑन द ओशियन यानी सागर पर भ्रमण। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस, मेरा अंटार्कटिका का अनुभव वाज फुल, भरा हुआ था, ऑफ सच एपिफेंसीज, इस प्रकार के दर्शनों से या इस प्रकार के दृश्यों से। तो मेरा अंटार्कटिका का अनुभव इस प्रकार के दृश्यों से या इस प्रकार के दर्शनों से भरा हुआ था। बट लेकिन द बेस्ट ऑक्योर्ड, सबसे अच्छी बात या फिर सर्वोत्तम बात वो थी जो जस्ट शॉर्ट, बिल्कुल पास में, ऑफ द अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त, जो अंटार्कटिका वृत्त के जस्ट शॉर्ट, बिल्कुल पास में 65.55 डिग्री, 65.55 डिग्री साउथ, दक्षिण में हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात वो थी जो अंटार्कटिका वृत्त से बिल्कुल पास में या बिल्कुल निकट 65.55 डिग्री दक्षिण में हुआ। तो मेरा अंटार्कटिका का अनुभव इस प्रकार के दर्शनों से भरा पड़ा था, लेकिन सर्वोत्तम वो था जो अंटार्कटिका वृत्त से बिल्कुल निकट, जस्ट शॉर्ट, बिल्कुल निकट 65.55 डिग्री दक्षिण में हुआ। द शोकाल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ, मैनेज टू वेज, फंसा लिया था, हरसेल्फ, स्वयं को। तो शोकाल्स्की ने स्वयं को अटका लिया था या फिर शोकाल्स्की ने स्वयं को फंसा लिया था, इनटू अ थिक, एक पतली, वाइट स्ट्रेच, सफ़ेद पट्टी में, ऑफ आइस, बर्फ की। तो एक पतली बर्फ की सफ़ेद पट्टी में। तो शोकाल्स्की ने स्वयं को एक पतली बर्फ की सफ़ेद पट्टी में मैनेज टू वेड, फंसा लिया था। आगे कहते हैं कि बिटवीन, मध्य में, द पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब होता है प्रायद्वीप, एंड टैडपोल, टैडपोल यानी टैडपोल, आइलैंड मतलब होता है द्वीप, लेकिन यहाँ पे आप आइलैंड को आइलैंड बोल सकते हैं। तो चलिए, पेनिनसुला हो गया, इसका मतलब हो जाएगा प्रायद्वीप। टैडपोल मतलब होता है, टैडपोल का टैडपोल ही मतलब होता है क्योंकि ये एक नाम है। और आइलैंड, आइलैंड की हिंदी होती है द्वीप, आप चाहें तो द्वीप बोलें या फिर आप सीधा आइलैंड बोल सकते हैं। तो आप प्रायद्वीप और टैडपोल आइलैंड के मध्य, विच वाज प्रिवेंटिंग, जिससे रुक रहा था, प्रिवेंट मतलब होता है अवरोध उत्पन्न होना या फिर रुकना, जिसकी वजह से रुक रहा था, अस, हमें, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ रहा था या फिर जिसकी वजह से हम रुक रहे थे, फ्रॉम गोइंग एनी फ्यूदर, आगे बढ़ने से, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था या फिर जिसकी वजह से हम आगे बढ़ने से रुक रहे थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शोकाल्स्की ने स्वयं को पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच पतली बर्फ की सफ़ेद पट्टी में मैनेज टू वेज, फंसा लिया था, ठीक है। विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फ्यूदर, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या फिर जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दिया, समझ सकता हूँ, धीरे धीरे चलेंगे। कि द शोकाल्स्की हैज़ मैनेज टू वेज हरसेल्फ, शोकाल्स्की ने स्वयं को फंसा लिया था, इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच, एक पतली सफ़ेद पट्टी में, ऑफ आइस, बर्फ की। तो बर्फ की एक पतली सफ़ेद पट्टी में, बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, तो पेनिनसुला प्रायद्वीप और टैडपोल आइलैंड के बीच, जिसकी वजह से या फिर जो हमें गोइंग एनी फ्यूदर,
आगे बढ़ने से प्रिवेंट कर रहा था, रोक रहा था। आगे चलें। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने ये निश्चय किया, वी वर गोइंग टू टर्न, कि हम मोड़ लेंगे, टर्न अराउंड मोड़ेंगे, कि हम अपने जहाज़ को मोड़ेंगे, एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, यानी हम अपने जहाज़ को वापस मोड़ेंगे और उत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो कैप्टन ने ये निश्चय किया कि हम अपने जहाज़ को वापस मोड़ेंगे और हेड बैक नॉर्थ और उत्तर की ओर बढ़ेंगे, या फिर उत्तर की ओर चल पड़ेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब इसको पढ़ लो। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, कैप्टन ने यह निश्चय किया कि हम अपने जहाज़ को वापस मोड़ेंगे और उत्तर की ओर बढ़ चलेंगे। अब इसको छोटा करो क्योंकि मैं इसके ऊपर रिवीजन कराने नहीं आऊँगा, ठीक है। अब इसके आगे ध्यान से समझना। बट लेकिन बिफोर वी डिड, हमारे ऐसा करने से पहले, बिफोर मतलब पहले, वी डिड हमारे करने के, तो बट बिफोर वी डिड, डू डिड डन, डन मतलब डीड और डू, इस तीनों का मतलब होता है करना, वी मतलब हम, तो हमारे ऐसा करने से पहले, बट बिफोर वी डिड, लेकिन हमारे ऐसा करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, वी वर हम सभी को इंस्ट्रक्टेड बताया गया, या फिर हम सभी से कहा गया, टू क्लाइम डाउन की हम नीचे उतरे, द गैंग प्लैंक तख्ते से। गैंग प्लैंक के यहाँ पे मतलब है, आप सभी ने ये शब्द ही शायद पहली बार सुना होगा। अगर आपने कभी भी नाव पर यात्रा नहीं की है तो आप सभी ने शायद ये शब्द पहली बार सुना होगा। गैंग प्लैंक वो तख्ता होता है जिसकी मदद से आप नाव पर चढ़ते हैं, ठीक है। तो गैंग प्लैंक कि हम गैंग प्लैंक यानी तख्ते से क्लाइम डाउन नीचे उतर जाएं, ठीक है। तो उसी तख्ते की मदद से आप ऊपर भी चढ़ सकते हैं नाव पर, और उसी तख्ते की मदद से आप नाव से नीचे भी उतर सकते हैं। तो बट बिफोर वी डिड, लेकिन हमारे ऐसा करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबसे कहा गया, टू क्लाइम डाउन कि हम नीचे उतर जाएं, द गैंग प्लैंक तख्ते से, कि हम तख्ते से नीचे उतर जाएं, एंड वॉक और चलें, ऑन द ओशियन समुद्र पर, और समुद्र पर चलें। अब बड़ी अजीब बात है कि समुद्र पर कोई कैसे चल सकता है, पानी पर कोई कैसे चल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर समुद्र पर बर्फ़ जमी हुई थी, और बर्फ़ जमी हुई थी तो इस वजह से बर्फ़ पर चलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो समुद्र का पानी नहीं था, पूरा का पूरा पानी, ऊपर की जो परत थी वो बर्फ़ बन चुकी थी। अब आगे कहते हैं, आगे कहाँ गया, गैंग प्लैंक ऑन द ओशियन, शो देयर वी वर, इसलिए हम सभी, ऑल 52 ऑफ अस, हम सभी 52 लोग, इस पूरे का मतलब हो जाएगा शो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, और इसीलिए हम सभी 52 लोग, किटेड आउट पहन लिए, गोरटेक्स का मतलब होता है वाटर प्रूफ कपड़े, इसलिए हम सभी 52 लोगों ने गोरटेक्स पहन लिए, वाटर प्रूफ कपड़े पहन लिए, एंड ग्लेयर्स पहन लिए। ग्लेयर मतलब होता है एंटी ग्लेयर चश्मे। आप लोगों ने देखा होगा इमेज वगैरह में कि जो लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, जैसे अंटार्कटिका वगैरह पर जो लोग घूमने जाते हैं, वो चश्मे पहन कर रखते हैं ताकि उनकी आंखों में कुछ चला ना जाए, तो उसको बोलते हैं एंटी ग्लेयर चश्मे, और हमने एंटी ग्लेयर चश्मे पहन लिए, इसलिए हम सभी 52 लोगों ने वाटर प्रूफ कपड़े और एंटी ग्लेयर चश्मे पहन लिए। वॉकिंग ऑन द स्टाक, और हम सभी चल पड़े, या फिर हम सभी चल रहे थे, ऑन अ स्टाक वाइटनेस, स्टाक मतलब शुद्ध, वाइटनेस मतलब सफ़ेदी, और हम सभी शुद्ध सफ़ेदी पर चल रहे थे, दैट सीम्ड जो दिख रही थी या फिर जो प्रतीत हो रही थी, टू स्प्रेड फैली हुई, आउट फॉरएवर मीलों तक, या फिर सर्वत्र, जो सर्वत्र फैली हुई थी, या फिर जो सभी जगह पर फैली हुई थी। वहाँ पर अंटार्कटिका पर हर चीज़ सफ़ेद ही तो दिखती है, इतनी बर्फ़ पड़ी होती है कि चारों तरफ जहाँ नज़र जाएगी पेड़ पौधे भी बर्फ़ से ढके होते हैं, और बर्फ़ कैसी होती है, सफ़ेद होती है, यानी चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी फैली थी। समझ में आ गई बात। इसलिए हम सभी 52 लोगों ने वाटर प्रूफ कपड़े और एंटी ग्लेयर चश्मे पहन लिए, और हम सभी शुद्ध सफ़ेदी पर चल पड़े जो मीलों तक फैली हुई थी, या फिर जो सभी जगह फैली हुई थी। अंडरनीथ आवर फीट, अंडरनीथ मतलब नीचे, और फीट मतलब हमारे पैरों के, तो हमारे पैरों के नीचे वाज अ मीटर थिक, 1 मीटर मोटी आइस पैक,
बर्फ़ की पैक थी, बर्फ़ की पट्टी थी। तो हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ़ की मजबूत पट्टी थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, 180 मीटर गहरा लिविंग, जिंदा, ब्रीदिंग, सांस लेता हुआ साल्ट वाटर, नमकीन पानी था। अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे यानी उस बर्फ़ के नीचे 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। यानी समुद्र के ऊपरी पानी पर तो बर्फ़ जम गई थी, लेकिन 1 मीटर के बाद वो जो बर्फ़ थी वो नहीं जमी थी, उसके नीचे जो था वो पूरा पानी था। समझ रहे हो? तो उसके नीचे 180 मीटर गहरा, जिंदा, सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। इन द पेरिफेरी कार्बिटर्स, पेरिफेरी कार्बिटर मतलब होता है केकड़ों को खाने वाली, सील्स, सील मछली। आप सब ने सुना होगा सील मछली के बारे में। तो इन द पेरिफेरी कार्बिटर सील्स, केकड़ों को खाने वाली सील्स मछली वर स्ट्रेचिंग, फैली हुई थी या फिर पड़ी हुई थी या फिर लेटी हुई थी। एंड सनिंग, और धूप सेक रही थी। तो केकड़ों को खाने वाली सील मछली धूप सेकते हुए पड़ी हुई थी या फिर धूप सेकते हुए लेटी हुई थी या धूप सेकते हुए फैली हुई थी। ठीक है, कहने का मतलब स्ट्रेच मतलब खुद को फैला कर रखा था उसने, यानी वो लेटी हुई थी। ऑन आइस फ्लोज देमसेल्फ, यानी स्वयं को, यानी उन मछलियों ने खुद को ऑन आइस फ्लोज, बर्फ़ के फ्लोज पर, बर्फ़ के टुकड़ों पर। ठीक है, तो केकड़ों को खाने वाली सील मछली बर्फ़ के टुकड़ों पर धूप सेकते हुए पड़ी हुई थी। मच लाइक, ठीक उसी प्रकार जैसे स्ट्रे डॉग्स गली के आवारा कुत्ते विल डू, पड़े होते हैं। अंडर, नीचे, द शेड, छाया के में, और बनियान ट्री के, बरगद के, जैसे बरगद के पेड़ की छाया के नीचे गली के आवारा कुत्ते पड़े होते हैं। मच लाइक, ठीक उसी प्रकार केकड़ों को खाने वाली सील मछली बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर धूप सेकते हुए पड़ी हुई थी। क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं ताकि दोबारा ना आना पड़े। तो इन द पेरिफेरी कार्बिटर सील्स, केकड़ों को खाने वाली मछली, सील मछली, केकड़ों को खाने वाली सील मछली धूप सेकते हुए बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर पड़ी हुई थी, ठीक उसी प्रकार जैसे गली के आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ की छाया के नीचे पड़े होते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवेलेशन, इट वॉज नथिंग, ये कम नहीं था, शॉर्ट मतलब प्रकार, किसी प्रकार के, यानी किसी रिवेलेशन, देव दर्शन से, ये किसी देव दर्शन से कम नहीं था। अर्थात वहाँ पर घूमना और उन सब चीज़ों को देखना आँखों को बहुत ही संतोष प्रदान कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था किसी देवता के दर्शन कर रहे हो। समझ रहे हो? तो कहते हैं कि ये किसी देव दर्शन से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिवलेशन, इस पूरे की हिंदी होगी कि ये किसी देव दर्शन से कम नहीं था। ये जो दृश्य था, ये सब कुछ जो हम देख रहे थे, ये किसी देव दर्शन से कम नहीं था। एवरीथिंग, हर एक चीज़, डज इंडीड कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्ट है। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही थी। क्लियर है? इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशन, ये सब किसी देव दर्शन से कम नहीं था। एवरीथिंग दैट इंडीड कनेक्टेड, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड लग रही थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई लग रही थी। 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन या फिर 9 समय मंडल, टाइम मतलब समय, जोन मतलब मंडल। 9 समय मंडल या फिर 9 टाइम जोन, जो चाहो पढ़ सकते हो, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि टाइम जोन भी सही है, सब पद जानते हैं इसके बारे में, और समय मंडल भी सही है, लेकिन समय मंडल थोड़ा सा आउटडेटेड है, और टाइम जोन जो वर्ड है ये अपडेटेड वर्ड है, यानी ये शब्द ज़्यादातर लोग जानते हैं। समय मंडल बोलोगे तो एक बार आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों बोल सकते हो। तो 9 समय जोन, समय मंडल या फिर 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 6 चेक पॉइंट,
चेक पॉइंट का मतलब होता है चौकियाँ, यानी जो चौकियाँ बनी होती हैं समुद्र में जांच पड़ताल करने के लिए कि कहीं आप कुछ गैर कानूनी सामान तो नहीं ले जा रहे हो या फिर कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ जांच पड़ताल करने के लिए जो चौकियाँ होती हैं उनको चेक पॉइंट बोलते हैं। 6 चेक पॉइंट, तो 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, 3 समुद्र, बॉडीज़ ऑफ वाटर मतलब समुद्र, 3 मतलब 3 समुद्र, एंड मैनी और ना जाने कितने इकोस्फेयर्स, वायुमंडलों को पार करने के लेटर बाद। तो 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 समुद्र और ना जाने कितने वायुमंडलों को पार करने के बाद आई वाज स्टिल, मैं खुद भी वंडरिंग, चकित हो गया था, अबाउट द ब्यूटी, सौंदर्य पर, ऑफ बैलेंस इन प्ले, बैलेंस मतलब संतुलन के, ऑन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह पृथ्वी के। मैं स्वयं भी हमारे ग्रह पृथ्वी के संतुलन के सौंदर्य पर चकित हो गया था। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लो कि 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 समुद्र और ना जाने कितने वायुमंडलों को पार करने के बाद मैं खुद भी हमारे ग्रह पृथ्वी के संतुलन की सौंदर्य पर या फिर संतुलन के सौंदर्य पर चकित रह गया था। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ अंटार्कटिका पर ऐसी चीज़ों को देखकर वो भी आश्चर्यचकित थे कि पृथ्वी पर कितने सारे आश्चर्य भरे पड़े हैं और पृथ्वी ने कैसे जीवन के मध्य संतुलन बना रखा है। जीवन का जो संतुलन है वो यहाँ पे अभी भी बना हुआ है, वो सब कैसे संभव है, ये सारी चीज़ें सोचकर वो स्वयं भी आश्चर्यचकित थे। ठीक है, तो 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 समुद्र और ना जाने कितने वायुमंडलों को पार करने के बाद मैं खुद भी हमारे ग्रह पृथ्वी के बैलेंस, संतुलन के सौंदर्य पर चकित था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे ग्रह पृथ्वी के संतुलन के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित था। हाउ वुड इट बी, क्या होगा यदि अंटार्कटिका वर टू बिकम, फिर से बन जाए, द वार्म प्लेस, गर्म स्थान, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसा कि ये कभी हुआ करती थी। गर्म स्थान से क्या तात्पर्य है, जैसे हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं तो हमारे इलाहाबाद का जो वायुमंडल है ना, जो कहने का मतलब यहाँ पे जो मौसम है ना वो गर्म है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन अंटार्कटिका, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे चला जाता है, वो एक ठंडा प्रदेश है। ठीक है, एक ठंडा क्षेत्र है वो। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर इलाहाबाद की ही तरह अंटार्कटिका भी हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि एक समय था जब अंटार्कटिका भी इलाहाबाद की ही तरह एक गर्म क्षेत्र था, यानी उस समय की बात कर रहे हैं जब डायनासोर्स का अस्तित्व था। ठीक है, अभी डायनासोर्स नहीं है, तो अभी जो अंटार्कटिका है वो एक ठंडा प्रदेश है। अब डायनासोर्स के अंत पर सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, इसलिए उस पर हम नहीं चलेंगे, हम अपने चैप्टर पर रहेंगे। तो हाउ वुड इट बी, क्या होगा यदि अंटार्कटिका एक बार फिर से बिकम, बन जाए, वार्म प्लेस, गर्म स्थान, दैट इट यूज्ड टू बी, जैसा कि ये कभी हुआ करता था। क्या होगा यदि अंटार्कटिका एक बार फिर से गर्म स्थान बन जाए, जैसा कि ये कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड, क्या हम सब आस पास होंगे, टू सी इट, इसे देखने के लिए, यानी तो क्या हम इसे देखने के लिए जिंदा बचेंगे। सोचो, जब अंटार्कटिका गर्म स्थान था तो डायनासोर अस्तित्व में थे, वो सब जिंदा थे। लेकिन जैसे ही अंटार्कटिका एक ठंडा स्थान बना तो डायनासोर्स का अस्तित्व भी समाप्त हो गया, वो सब मर गए। तो अब वही चीज़ यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अंटार्कटिका ठंडा हुआ तो डायनासोर तो मर गए, लेकिन अब अगर अंटार्कटिका फिर से गर्म हो गया तो क्या हम लोग जिंदा बचेंगे। उस गर्म स्थान को, उस अंटार्कटिका को देखने के लिए क्या हम लोग जिंदा बचेंगे, ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं वो। तो क्या होगा यदि अंटार्कटिका एक बार फिर से गर्म स्थान बन जाए, जैसा कि ये कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, तो क्या हम इसे देखने के लिए जीवित बचेंगे। और वुड वी, या फिर हम सभी हैव गॉन,
मर जाएंगे। गॉन मतलब चले जाएंगे, चले जाने का मतलब मर जाएंगे। या फिर हम सभी मर जाएंगे, द वे, उस तरफ होगा द और उसके आगे है वे, द वे, ठीक उसी प्रकार, वे लिखा ना, ठीक उसी प्रकार जैसे ऑफ द डायनासोर्स, डायनासोर्स मर गए या फिर डायनासोर्स चले गए। मैमोथ्स, मैमोथ्स मतलब होता है विशाल काय। एंड वूली, वूली मतलब बालों वाले। राइनोस, राइनो यानी राइनो गेंडे हुआ करते थे, वो भी अब अस्तित्व में नहीं है। तो विशाल काय और बालों वाले राइनो गेंडे चले गए। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि विशाल काय बालों वाले, विशाल काय मतलब ये शरीर से है, इनका शरीर बहुत विशाल था। वूली मतलब उनके पूरे शरीर पर बहुत सारे बाल थे। अब ऐसा मत समझ लेना कि विशाल काय बाल थे यानी 2-4 किलोमीटर लंबे लंबे बाल थे, नहीं, उनका शरीर विशाल काय था यानी बहुत बड़े बड़े थे। और वो क्या थे, वूली थे, बालों वाले थे। राइनोस, राइनोस चले गए, ठीक उसी प्रकार जैसे डायनासोर्स चले गए और विशाल काय लंबे बालों वाले राइनो, राइनो मतलब गेंडे, गेंडे चले गए। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ठीक उसी प्रकार जैसे डायनासोर्स मर गए और विशाल काय और बालों वाले राइनो गेंडे मर गए। हुज टू से, कौन कह सकता है, यानी इस बात को ठीक ठीक कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि डायनासोर्स, लेकिन ठीक है, स्पष्ट रूप से मैं चैप्टर को ज़्यादा लंबा ना खींचूँ तो ही ठीक है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे केवल इतना सा समझो कि अगर वो अंटार्कटिका गर्म हुआ तो यहाँ का, कहने का मतलब है कि अगर अंटार्कटिका गर्म होता है, वहाँ का वो गर्म प्रदेश में चेंज होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि आप उस माहौल में रह नहीं सकते, चारों तरफ आग ही लग जाएगी और कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो हुज टू से, तो कौन कह सकता है, यानी बुरी बातों पर ये पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दे रहे हैं, यानी इस बात को कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि मनुष्य है, क्या पता वो सुधर जाए और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो धीरे धीरे कम हो जाए या फिर कुछ ना कुछ उपाय निकाल लिया जाए, इस बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, वो कोई ना कोई उपाय निकाल लेगा। तो होस्ट टू से कोई कह नहीं सकता, यानी कौन कह सकता है। बट लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग, बिताने के बाद 2 वीक्स 2 सप्ताह, विथ अ बंच, बंच मतलब होता है झुंड, ऑफ टीनेजर, टीनेजर मतलब होता है किशोर, तो उन किशोरों के झुंड के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद, छोटा छोटा करो नहीं तो कंफ्यूज होगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पढ़ो, लेकिन उन किशोरों के झुंड के साथ, विथ मतलब साथ, 2 सप्ताह बिताने के बाद, हु स्टिल जिनमें अभी भी, हैव द आइडलिज्म, आइडलिज्म मतलब आदर्शवाद है, टू सेव द वर्ल्ड, संसार को बचाने का, यानी हमारी आने वाली पीढ़ी पर ही तो संसार को बचाने की जिम्मेदारी है, यानी जो बच्चे हैं यही तो कार्य करेंगे कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, लोगों को यही तो जागरूक करेंगे। लेखक ये बात कह रहे हैं कि आप जो लोग पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, आपका ये दायित्व है कि आप लोगों को जागरूक करें ग्लोबल वार्मिंग के प्रति। ठीक है, तो वही चीज़ वहाँ पे वो भी कह रहे हैं कि हु स्टिल जिनमें अभी भी, हैव द आइडलिज्म आदर्शवाद है, टू सेव द वर्ल्ड पृथ्वी को बचाने का, जिनमें अभी भी पृथ्वी को बचाने का आदर्शवाद है, लेकिन उन टीनेजर्स यानी उन किशोरों के झुंड के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद, जिनमें अभी भी पृथ्वी को बचाने का आदर्शवाद है, यानी जो अभी भी पृथ्वी को बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं या फिर जो अभी भी पृथ्वी को बचाने के लिए जागरूक हैं। ठीक है, जो जिनमें अभी भी पृथ्वी को बचाने का आदर्शवाद है, ऑल आई कैन से, मैं केवल इतना कह सकता हूँ, इज़ दैट कि अ लॉट कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, इन अ मिलियन ईयर्स, 10 लाख वर्षों में। ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, ये लाइन जो है इसका मतलब क्या है, 10 लाख वर्षों में ही जीवन का विनाश होता है और एक नई प्रजाति का विकास होता है, जैसे डायनासोर समाप्त हुए और अब मनुष्य स्तनधारियों का जीवन चल रहा है। तो 10 लाख वर्षों में क्या पता फिर से विनाश हो और कोई नई प्रजाति आरंभ हो जाए। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि 10 लाख वर्षों में तो कुछ भी हो सकता है। अगर मनुष्य सुधर गया तो विनाश टल जाएगा, और अगर मनुष्य नहीं सुधरा तो फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं।
ठीक है, तो ऑल आई कैन से, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि 10 लाख वर्षों में दैट अ लॉट कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, यानी बहुत कुछ हो सकता है, यानी इंसान सुधर भी सकता है या फिर इंसान विनाश भी कर सकता है, समझ रहे हो। बट वाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, बट वाट अ डिफरेंस, लेकिन ये डिफरेंस अंतर पैदा कर देता है, अ डे एक दिन मेक्स, लेकिन एक दिन भी अंतर पैदा कर देता है, यानी एक दिन भी कितना अंतर पैदा कर देता है। यानी आप कुछ भी सीखना चाहें तो कुछ भी हो सकता है, एक ही दिन में तूफान आएगा, सब कुछ टूट फूट जाएगा। एक ही दिन में आप अपनी पढ़ाई तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक ही दिन में वो जो गोला आया था, ये जिसकी वजह से डायनासोर्स का अंत हुआ, वो सब एक ही दिन में तो हुआ, ठीक है। तो एक दिन में कुछ भी हो सकता है, एक दिन बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, ठीक है। तो बट वाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, परंतु एक दिन भी कितना अंतर पैदा कर देता है, या फिर एक दिन भी कितना अंतर पैदा कर सकता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे डायनासोर्स मर गए और विशालकाय और बालों वाले राइनो मर गए, हुज टू से, कौन कह सकता है, लेकिन किशोरों के झुंड के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद, या किशोरों के ग्रुप के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद, या फिर किशोरों के साथ, आप सीधा सीधा बोल दो कि किशोरों के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद, जिनमें अभी भी पृथ्वी को बचाने का आदर्शवाद है, ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि 10 लाख वर्षों में कुछ भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है। बट वाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन भी डिफरेंस मेक कितना अंतर पैदा कर देता है, ठीक है। तो एक दिन भी कितना अंतर पैदा कर देता है, यानी एक दिन वो बच्चे देख रहे हैं अंटार्कटिका को, वहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, यानी एक ही दिन तो सीख रहे हैं ना, उसके बाद तो उन्हें वापस आना है। तो एक ही दिन में आप कुछ सीख सकते हैं, एक ही दिन में आप पूरी तरह से किसी चीज़ का पतन कर सकते हैं। तो बनाया भी एक दिन में जा सकता है और बिगाड़ा भी एक दिन में जा सकता है। एक ही दिन में पूरा का पूरा विनाश किया जा सकता है। पता चले कोई को गोला सोला आके टकरा जाए तो कुछ भी हो जाएगा, एक ही दिन टकराएगा लेकिन सब कुछ साफ। कहने का मतलब एक ही दिन बहुत अंतर पैदा कर सकता है, यानी किसी अच्छे काम की भी शुरुआत हो सकती है और कोई बुरा कार्य भी घटित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि बट वाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, परंतु एक दिन भी कितना अंतर पैदा कर देता है। मेक मतलब पैदा कर देता है, अ डे मतलब एक दिन, डिफरेंस मतलब अंतर, बट वाट लेकिन कितना, वाट मतलब कितना, लेकिन एक दिन भी कितना अंतर पैदा कर देता है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह से आप हमारे साथ तैयारी कर सकें। एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।